बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको जिन तारीखी हक़ाइक़ के बारे में बताने जा रहे हैं उनका जानना आप सब के लिए निहायत ज़रूरी है। और उसकी वजह यह है कि जो फैक्ट्स हम आपको बताने जा रहे हैं उनके बारे में बहुत सी तारीखी सीरीज़ के दौरान कहानियाँ सुनने को मिलती रही हैं और यकीनी तौर पर ये सिलसिला जारी भी रहेगा। लेकिन हम आज आप सबको उन कहानियों के पीछे छुपे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे और ये तारीखी हक़ाइक़ हैं ओगोज़ खान के बारे में। और हम आपको बताएंगे कि क्या उस्मान गाजी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, ओगोज़ खान कौन थे और क्यों हर दौर के तारीखी सीरीज़ में उनका जिक्र सुनने को मिलता है। क्या ओगोज़ खान मजहबी शख्सियत थे और क्या वो अंबिया और सहाबा के दौर में भी मौजूद थे या नहीं। अतरुल उस्मान बे का ओगोज़ खान से क्या ताल्लुक था। और नाज़रीन, इस हवाले से सबसे पहला हैरान कर देने वाला फैक्ट आपको बताते चलें कि मौरखीन के मुताबिक ओगोज़ खान की जो तारीख है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले की है। अब यहाँ आपको एक और बात बताते चलें कि तुर्क कौम अपने सरदारों को, अपने बादशाहों को और ख़वातीन के साथ हान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ना कि खान का। इसलिए वो अपनी ख़वातीन को हातून पुकारते हैं। इस तरह ओगोज़ खान उर्दू का लफ्ज़ है लेकिन तुर्क इसे ओगोज़ खान पुकारते हैं, जो कि तारीखी कुतब में भी यही नाम दर्ज है। नाज़रीन, ओगोज़ खान को तुर्कों का जद्दे अमजद तस्वुर किया जाता है और तारीख की मज़ीद तहकीक करने के बाद ये चीज़ मालूम होती है कि ओगोज़ खान का ताल्लुक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही था। याफिस बिन नूह, जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जब तारीख का मशहूर तूफान आया था तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटों में से 3 बेटे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और वो बच गए थे, जबकि उनका एक बेटा कनान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया तो वो तूफान नूह में गर्क हो गया था। और ओगोज़ खान पे ईमान लाने वालों में से जो एक याफिस इब्ने नूह अलैहिस्सलाम थे, उनकी औलाद में से हैं। और मशहूर ज़माना ओगोज़ खान, जिनका नाम हम सुनते आए हैं, वो ईमान लाने वालों में से जो एक याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम थे, उन्हीं की औलाद में से थे। मशहूर तहकीकदान और मुहक्किक राशिदुद्दीन और अबुल गाजी के मुताबिक अंजाना खान, जो कि ओगोज़ खान की 5वीं नस्ल में से थे, उनके यहाँ 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए जिनका नाम तातार यानी कि बारबेरियन और मंगोल रखा गया। इन दोनों भाइयों ने अपने जद्दे अमजद की जो रियासत थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो एक तरफ आपके पास तातारी आ गए और दूसरी तरफ आपके पास मंगोल आ गए। और इन दोनों ने जो इलाके अपने काबू में किए थे वो आजकल के दौर में उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान की शक्ल में मौजूद है। नाज़रीन, तारीखदान अबुल हासी के मुताबिक जो मंगोल खान था उसके 4 बेटे थे। एक का नाम गर खान, एक का नाम उर खान, एक का नाम कर खान और चौथे का नाम करा खान था। अब इससे बदकिस्मती कहें या कुछ और, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये खानदान अल्लाह ताला की वहदानियत से मुनहरिफ होते चले गए और तकरीबन तमाम के तमाम तुर्क ही अल्लाह ताला और उसके दीन से मुनहरिफ हो गए थे। लेकिन अब इसके बाद तारीख बदलने का वक्त करीब आता जा रहा था, क्योंकि उस दौर में करा खान के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम ओगोज़ खान रखा गया। मुरखीन के मुताबिक ओगोज़ खान, जो कि करा खान की बीवी से पैदा हुआ था, उसने अपनी माँ का दूध पीने से इनकार कर दिया था और ये शर्त रखी थी कि जब तक वो हक का दीन कबूल नहीं कर लेती वो उनका दूध नहीं पिएगा। मजीद बरा ये भी बताया जाता है कि ओगोज़ खान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शुरू के दिनों से ही बोलना शुरू कर दिया था और तकरीबन 40 दिन के बाद उन्होंने चलना भी शुरू कर दिया। इसके बाद जब वो बड़े हुए तो फिर उनकी शादी उनके चचा पुर खान की बेटी से हुई, लेकिन दूसरी शादी उनके जो चचा केर खान थे उनकी बेटी से तय हो गई थी। लेकिन इन दोनों ने इस मंगनी को खत्म कर दिया क्योंकि उस खातून ने हक का दीन कबूल करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ओगोज़ खान की तीसरी शादी के बारे में भी बताया जाता है, जो कि उनके तीसरे चाचा उर खान की बेटी से तय हुई थी। लेकिन इस शादी से पहले भी ओगोज़ की वही शर्त थी कि इसके होने वाली बीवी
दीन हक को कबूल करें। और जवाब में उस औरत ने कहा कि जो कुछ गौस खान चाहेंगे वो करने को तैयार है, और जिस रास्ते पर उसको गौस खान चलाएंगे वो उस रास्ते पर चलने के लिए हर वक्त तैयार होंगे। नाज़रीन, जब तमाम कबीले को इस बारे में इल्म हुआ तो करा खान उनके खैमे की तरफ बढ़ा ताकि वो जाकर ओगोस खान को कत्ल कर डाले, लेकिन ओगोस खान ने वहां पर उस लड़की के बाप करा खान को ही कत्ल कर दिया, और ये ओगोस खान की इस्लाम के लिए पहली लड़ाई बताई जाती है। नाज़रीन, ओगोस खान के अपनी तीसरी बीवी में से 3 बेटे पैदा हुए थे, जिनका नाम गनीस खान, आई खान और यल्दीज खान रखा गया। ओगोस खान ने चौथी शादी भी की थी, लेकिन तारीख की किताबों में उसके मुतालिक ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है। ताहम तारीख में इतना जरूर मिलता है कि ओगोस खान की चौथी बीवी से उनके 3 बेटे थे, जिनका नाम गोक खान, दे खान और देनीस खान रखा गया। इसके बाद ओगोस खान ने अपने कबीले के जितने भी अमीर थे उन सारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि हमें अपने दुश्मन से लड़ने के लिए एक फौज तैयार करना पड़ेगी, जिसके लिए हर अमीर को अपना एक एक बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। इस तरह ओगोस खान ने अपनी पहली तुर्किश फौज 40 जांबाजों पर मुश्तमिल बनाई, और इसके बाद वो मशहूर होता चला गया और तुर्क कबाइल में उसके आसपास मजीद ताकत बढ़ती चली गई। नाज़रीन, ओगोस के छठे बेटे के पैदा हो जाने के बाद उसने तमाम तुर्क कबाइल को जमा किया और ऐलान किया कि मैं तुम्हारा खान यानी कि तुम्हारा सरदार हूँ। तमाम के तमाम लोग अपनी तलवारें और अपने बचाव का सामान निकाल लें, क्योंकि ये जमीन हमारी मैदान जंग है। ये जंगलात, ये पहाड़, ये समंदर, ये दरिया, ये तमाम के तमाम हमारे लिए मैदान जंग है। सूरज हमारा परचम है और आसमान हमारा खैमा है। इस ऐलान के बाद उसने अपने इत्तेहादियों को मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया, जिसके बाद उन्हें कई जंगें भी लड़ना पड़ी, क्योंकि जिन्होंने ओगोस खान का हक की राह के लिए साथ दिया वो तो इत्तेहादी बन गए, लेकिन जिन्होंने बगावत का ऐलान किया था तो उनके खिलाफ ओगोस खान ने मैदान जंग में उनका मुकाबला किया। इसके बाद उन्होंने अपनी फौज को तुर्कमानिस्तान, बरसगीर, ईरान, मिस्र, इराक और शाम में भेजा, और वहां से उनको खान का लक़ब भी मिल गया। नाज़रीन, जब ओगोस खान का मौत का वक्त करीब आ गया तो उन्होंने अपने तमाम के तमाम बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, मैंने अल्लाह ताला की राह में अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है, और अब इस फर्ज को मैं तुम लोगों के सुपुर्द करता हूँ। और फिर उसने अपने बेटों को मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया और वो अपने बाप के अहकामात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच गए। ओगोस खान के जो बेटे थे उनके मजीद 4 बेटे थे, और ऐसे ही उनका एक और कबीला वजूद में आ गया। तकरीबन ओगोस तुर्कों के 20 से 24 कबीलों की तारीख में वाज़े तौर पर निशानदेही की जाती है। अब इन तमाम तर कबाइल में से एक कबीला ऐसा भी था जिसका नाम गोक तुर्क था, जो कि ओगोस खान के बेटे गोक खान के नाम से था, जिसने चीन पर कब्जा किया हुआ था। अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये कबाइल एक दूसरे से अलग होते गए और उन्होंने इस्लाम से दूरी इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से ओगोस खान के इलाके मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होकर रह गए। अब इन गोक तुर्कों में से एक शख्स जिसका नाम ब्यूमेन बताया जाता है, जिसको चाइनीज ट्यूमेन कहते हैं, इसने एक और बड़ी सल्तनत कायम कर ली, जिसे 6th सेंचुरी सी में कायम किया गया और जिसका इख्तिताम 8वीं सदी में बताया जाता है। और नाज़रीन, ब्यूमेन का एक भाई था जिसका नाम इस्तामी था, लेकिन इलामा अबू जाफर मोहम्मद ने अपनी किताब तारीख तिबरी में इसका नाम संजीव खाकान लिखा है। इस शख्स ने अपनी एक और रियासत बना दी थी जो कि शुमाली इलाकों में थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी ये रियासत भी टूट फूट का शिकार हो गई। नाज़रीन, मौरखीन बताते हैं कि इसके बाद तुर्क जब दोबारा से राह हक की तरफ आए तो उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर शुरू हो चुका था, और इस दौर में ओगोस खानदानों के अमीर याकलीब खान, उन्होंने दीदे कुरकत को कासिद बनाकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, जहां पर उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, और फिर अपने कबीले में वापस आने के बाद उन्होंने इस्लाम की तालीमात देना शुरू कर दी थी, जबकि उस वक्त थोड़े ही तुर्कों ने इस्लाम कबूल किया था। लेकिन फिर जब 13वीं सदी का आगाज हुआ तो ख्वारज़मीन के सुल्तान ने ईरान पर, खुरासान पर, इराक पर और शाम पर कब्जा कर लिया था।
उनका मकसद था कि तमाम के तमाम एशियन रियासतों और एशियन कॉन्टिनेंट पर भी कब्जा कर लिया जाए और इस पर भी हमला बोल दिया जाए। लेकिन इसके तमाम तर मंसूबों को चंगेज खान ने आकर तहस नहस कर दिया। यानी चंगेज खान की वजह से उनका यह ख्वाब पूरा ना हो सका था। और इसके बाद जब ये रियासत टूट गई तो फिर तुर्कों ने शुमाल की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। और कुछ जिन्होंने हिजरत नहीं की थी वो सल्जूक थे, जो कि खुद एक ताबनाक तारीख के हामिल थे। फिर वक्त गुजरता गया और जब सल्जूकों का जवाल शुरू हुआ तो इन सल्जूकों के ज़ेर असर एक बहादुर कबीला उभर कर सामने आया जिसका नाम काई कबीला था। इस कबीले ने एक नई जद्दोजहद का आगाज सरदार सुलेमान शाह के दौर से किया। इस जद्दोजहद ने सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी के दौर में जोर पकड़ा, जिन्होंने तुर्कों को एक बार फिर ताकत में वापस लाने का ख्वाब देखा। और इस ख्वाब की तकमील अर्तुगरुल गाजी के फर्जंद उस्मान गाजी के दौर में जाकर हुई, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी, जिसके बारे में हमें कुर्रत उस्मान सीरीज के तीसरे सीजन के इख्तिताम पर वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है कि किस तरह अनथक मेहनत के बाद उस्मान गाजी ने एक नई रियासत की बुनियाद रखी, जबकि सल्जूक सल्तनत उस वक्त बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। नाज़रीन, ये थी तुर्कों की मुख्तसर तारीख, जिसके बारे में हमने आपको आगाह किया कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियादें कहां से जाकर मिलती हैं, ये कहां से वजूद में आए और फिर किन मराहिल से होते हुए ये इस मुकाम तक पहुंचे कि आज तक इनकी तारीख को सुनहरी दौर के तौर पर याद रखा जाता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल का आप ही हमें जवाब दीजिएगा कि सल्तनत उस्मानिया के बारे में वैसे तो बहुत सी मालूमात आपके पास मौजूद होंगी, लेकिन आज हमें आप ये बताइएगा कि सल्तनत उस्मानिया जैसी तारीखी रियासत कितने 100 साल तक कायम रही थी। अब देखते हैं कि आपके पास इल्म का कितना ज़ख़ीरा है, तो हमें अपने जवाब से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।